जय हिंद आप सभी को। देखिए इस वीडियो में हम एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 के लिए सामान्य एग्जाम के 40/40 की क्लास में जो न्यू एग्जाम पैटर्न है उस पे से प्राचीन इतिहास के जीके जीएस के सेगमेंट के टॉप 100 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। वो 100 क्वेश्चन जो बार बार एसएससी जीडी कांस्टेबल का हिस्सा बन चुके हैं या बनेंगे। ठीक है, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। ठीक है, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता युग कौन सी युग कहलाती थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो युग है वो आपका कांस्य युग कहलाता था। कौन सा युग? कांस्य का युग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इनका व्यवसाय जो था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापार करना था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, कैसे निवासी थे? तो शहरी पद्धति थी इनके यहाँ हड़प्पा काल में या सिंधु घाटी काल में। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के घर ईंटों से बनाए गए थे, ऐसे साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग कर हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण किया जाता था? तो हड़प्पा काल की जो मुद्रा या सिक्का होते थे उनको निर्माण करने के लिए सेल खड़ी मुद्रा पदार्थ का उपयोग करते थे। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु का उत्पादन सर्वप्रथम किए थे? सबसे पहले हड़प्पा वासी कपास का उत्पादन किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता कौन है? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में की थी हड़प्पा सभ्यता की खोज। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर जिसको आप बंदरगाह बोलते हो कौन सा था? तो इनमें से आपको बताना है। तो गुजरात के अंदर लोथल है जो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था जहाँ से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ये लोग करते थे। अगला है कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तैल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई? तो यह खोज गुजरात के लोथल में ही हुई है। ठीक है, कि माप और तौल भी यूज करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि हड़प्पा कालीन समाज के किन वर्गों में विभक्त था? तो हड़प्पा कालीन में समाज जो है ना ये विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक के वर्गों में विभक्त था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल सावधान समाधान का साक्ष्य मिला है? समाधान मतलब जिसको आप कब्रिस्तान बोलते हो, तो ये लोथल से मिला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक यूनान के लोग किस नाम से जानते थे? तो इसको कपास को ग्रीक यूनान के लोग सिंडम बोलते थे, सिंडन। ठीक है, नेक्स्ट है कि हड़प्पा काल के तांबे का रथ किस स्थान पर प्राप्त हुआ? तो हड़प्पा काल में एक तांबे का रथ मिला है और ये कहाँ मिला है? दैमाबाद में मिला है। ठीक है, दैमाबाद। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे यानी बाहर से मंगाते थे? इसके लिए आपको कूट है, चांदी, टिन, सोना, इनमें से बताना है। तो देखो इनमें से तीनों चांदी, टन, टिन और सोना तीनों को हड़प्पा वासी बाहर से मंगाते थे। ठीक है, अपने लिए। नेक्स्ट है कि हड़प्पा वासी लाजवर्द यानी भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? भवन बनाने के लिए कहाँ से सामान मंगवाते थे? तो हिंद कुश क्षेत्र के बदगक्षा से मंगवाते थे ये लोग भवन के लिए सामान। ठीक है, अगला है पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? तो पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृत का काल जो है ना ये माना जाता है आपका 1500 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी तक को। ठीक, उत्तर वैदिक कब से कब तक माना जाता है? तो उत्तर वैदिक जो माना जाता है ये आपका 1000 से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, अगला है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आपको ये बताना है। तो आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो श्रेष्ठ या कुलीन होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है। तो इनमें से वो मुख्यतः नगरों में निवास करते थे ये नहीं है, क्योंकि आर्य जो है वैदिक सभ्यता के थे और वैदिक सभ्यता जो है ना ये ग्रामीण सभ्यता है, जबकि हड़प्पा कैसी थी? तो शहरी सभ्यता थी। तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला है इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो वैदिक काल के लोग तंबाकू का ज्ञान नहीं था, जबकि जौ, गेहूँ, चावल का ज्ञान था। ठीक, अगला क्वेश्चन है कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो श्रीमद् भगवद गीता है कृष्ण भक्ति का पहला ग्रंथ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? तो गोधन यानी गाय पालन जो है ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख धन था। अगला है कि ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिला है? तो ऋग्वेद के आपको मैं बता दूं कि 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों के बारे में बताया गया है। कौन कौन से 4 वर्ण? ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, चलो अगला है पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या टोटल 18 है। नेक्स्ट है कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो इनमें से प्रकृति की उपासना जो है मुख्य लक्षण था वैदिक धर्म का। चलो नेक्स्ट है सिकंदर महान जो अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते हो आप उसको, ये पोरस पुरु के सेनाओं के बीच
किस नदी के सामने युद्ध हुआ था? तो झेलम नदी पर जो युद्ध हुआ था, जिसको आप लोगों ने नाम क्या दिया है, हाइड्रो, इतिहासकारों ने नाम दिया हाइड्रे स्पीचीज। हाइड्रे स्पीच जो युद्ध है वो झेलम नदी का सिकंदर और पोरस के बीच हुआ है। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, किस मृद भांड या पॉटरी भारतीय में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण का प्रारंभ प्रकृत माना गया है? तो इनमें से जो उत्तरी काले पॉलीकृत बर्तन है, यानी मटके हैं जो काले काले, उनको शहरीकरण का प्रारंभ माना गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पाली ग्रंथों में गांव का मुखिया क्या कहते हैं? तो पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को बोलते थे भोजक या ग्राम भोजक। अगला है कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्मनंद जो है नंद वंश का संस्थापक है। अगला क्वेश्चन है कि अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कौन सी नहर क्या थी? तो देखो, कलिंग में एक नहर खोदी गई थी नंद राजा नंद वंश के द्वारा। अगला है, पहली ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अधीन किया था कौन था? तो डेसियस जो है पहला ईरानी शासक था जो भारत के कुछ भाग को कब्जा कर लिया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मगध के राजा अजातशत्रु किस गणराज्य के साथ युद्ध हुआ था? तो मगध के राजा जो अजातशत्रु है ना, इनका युद्ध हुआ था आपका बज्ज यानी वैशाली। अगला क्वेश्चन है कि बज्ज संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बावार रसमूसल यानी एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसे हथियार जुड़ा है तथा पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र का उपयोग किया है? तो ये जब बज्ज शासन में जो यूज किया गया ना, अजातशत्रु के द्वारा ये सब यूज किया गया था। किसके द्वारा? अजातशत्रु। अगला है कि नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो घनानंद नंद वंश का अंतिम सम्राट था, जबकि ये महापद्मनंद इसकी स्थापना किया था। ठीक है, अगला है, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में किया था? देखो यहाँ पे बिंबिसार ने अंग का विलय जो अपने राज्य में किया था। ठीक है, अगला है कि शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? तो इनमें से काशी का विलय मगध साम्राज्य में नहीं हुआ, वत्स, कौशल और ये सब हो गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो अजात शत्रु ने काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किया था। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है? तो इनमें से महापद्मनंद जो नंद वंश का संस्थापक है उसे उग्रसेन या भयानक सेना का स्वामी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, डेसियस ने 1516 बीसी में सिंधु नदी के तटवर्ती पूर्व भाग को जीतकर ईरान का 20वां प्रांत बनाया, उसने कितना राजस्व प्राप्त होता था? तो डेसियस को ईरान के 20वें प्रांत में 360 टैलेंट का वो प्राप्त होता था अनुदान। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो इनमें से 4 ऑप्शन आपके पास हैं। देखो, सिकंदर के साथ नियाकर्स आया था, एनाक्रिस आया था इतिहासकार, सिकंदर के साथ एरिस्टोबुलस भी आया था, लेकिन हेरोडोटस नहीं आया था। और हेरोडोटस को याद रखना क्या बोलते हैं? इतिहास का पिता भी बोलते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालन को कहा जाता था? तो महाजनपद काल के श्रेणियों के संचालन को ना अब श्रेष्ठिन बोलते थे। ठीक है, अगला है, गृहपति का अर्थ क्या होगा? तो गृहपति का अर्थ होता था धनी किसान होता है गृहपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हैं? तो जैन धर्म में टोटल 24वें तीर्थकर हुए। लास्ट कौन थे? महावीर स्वामी। ठीक है, नेक्स्ट है कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किससे संबंधित है? त्रिपिटक जो है ना ये बौद्धों से संबंधित है। गौतम बुद्ध ने इसकी स्थापना की थी। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु को प्राप्त किया है? तो आपको बताना है। तो इनमें से जो कुशीनगर है ना, कुशीनगर में महापरिनिर्वाण या मृत्यु को प्राप्त किया है बुद्ध ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि किस शासक ने बौद्धों के लिए विकास विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है ना धर्मपाल ने स्थापना की थी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति का संरक्षण प्रदान किया गया था? तो सम्राट अशोक था तृतीय बौद्ध संगति में। ठीक है, नेक्स्ट है कि मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है मठ और स्तूप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए हैं? तो दोनों के उपदेश जो है ना बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए हैं, बिंबिसार। ठीक है, नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली जो पहली महिला थी ना महाप्रजापति गौतमी थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बोध गया कहाँ स्थित है? तो बिहार में स्थित है बोध गया, जहाँ बोध वृक्ष के नीचे इन्होंने उपदेश दिया था।
गौतम बुद्ध ने। नेक्स्ट है कि मैग्नेस्थिस की पुस्तक का नाम क्या है, तो मैग्नेस्थिस की पुस्तक का नाम था इंडिका। अगला है कि जिस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप का वर्णन हुआ हुआ है, तो विशाख दत्त जो है इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के उसका वर्णन हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासक का वर्णन है वह है, तो पाटलिपुत्र के जो प्रशासक है उनका वर्णन जो है मैग्नेस्थिस की लिखी द्वारा इंडिका में है, इंडिका पुस्तक में। अगला है कि अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है, तो प्राकृत भाषा में अशोक के ज़्यादातर शिलालेखों को लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। दक्कन की जो विजय प्राप्ति की थी ना, वो चंद्रगुप्त ने की थी। ठीक है। मैग्नेस्थिस ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था, तो मैग्नेस्थिस जो इतिहासकार था इंडिका लिखने वाला, भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। अगला है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर राजनीतिक गतिविधियों पर प्रकाश डाला गया। ठीक है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, तो इनमें से श्रीलंका का क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में नहीं था, बाकी अफगानिस्तान, बिहार और कलिंग अशोक के क्षेत्र में था। अगला है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया, तो पाटलिपुत्र को सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना है, तो चंद्रगुप्त का जो महल बना है ना पाटलिपुत्र का, वो लकड़ी का बना था। अगला क्वेश्चन है किसने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा बोलने वाला मैग्नेस्थिस था, जिसने इंडिका पुस्तक लिखी थी। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था। एग्रोनोमाई जो है ना, मौर्य काल में सड़क निर्माण अधिकारी को बोलते थे एग्रोनोमाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था। मौर्य काल के जो गुप्तचर थे ना, यानी कि सीक्रेट व्यक्ति, उनको गूढ़ पुरुष कहा जाता था। ठीक है। अगला है किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की, तो श्रीलंका का शासक तिस्य, मोगली पुत्र तिस्य बोलते हैं इसे, इसने सम्राट अशोक की तरह अपने आप को ढालने की कोशिश की। नेक्स्ट है किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है, तो परिशिष्ट पर्वन में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय पर्व आरंभ होता था। मौर्यों का जो फाइनेंशियल ईयर है ना, ये आपका आषाढ़ यानी जुलाई से स्टार्ट होता था। ठीक, चलो नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में है, तो इनमें से यानी जो दिया हुआ है आपके पास, तो इनमें से चोल का उल्लेख है अशोक के शिलालेख में। चोल के अलावा इनमें से पांड्य का भी उल्लेख है अशोक के शिलालेख में, सतयुपुत्र का भी उल्लेख है और केरल पुत्र का भी उल्लेख है। इन चारों का है, चोल, पांड्य, सतयुपुत्र और केरल पुत्र। ठीक है। अगला है अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो अशोक का शिलालेख ही महत्वपूर्ण स्रोत है उनके बारे में जानने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत की प्रवर्तित हुई थी, तो अशोक के काल में ब्राह्मी लिपि जो है दक्षिणकालीन आई थी। अशोक की शिलालेखों की अभिलेख कौन थी, प्राकृत भाषा थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के याहर में भी पाया जाता है, निम्न में से किस देश में याहर है, तो अफगानिस्तान में है, जहां अफगानिस्तान में भी कब्जा था अशोक का, तो वहां पाया जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, तो श्री गुप्त गुप्त वंश का संस्थापक है। गुप्त वंश किसके सामंत थे, तो गुप्त वंश जो है ना कुषाणों के सामंत थे। ठीक। कनिष्क बहुत प्रतापी राजा था कुषाणों का, याद रखना। नेक्स्ट है गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, तो सबसे पहले जो महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी ना, ये चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। ठीक है। अगला है गुप्त शासकों की सरकारी यानी भाषा कौन थी, राजकीय भाषा, तो इनकी संस्कृत भाषा थी गुप्तकालीन। ठीक है। भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है गुप्तकालीन को, याद रखिएगा। इतिहासकार B.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा है, तो भारत का नेपोलियन B.A. स्मिथ ने बोला है समुद्रगुप्त को। किसको, समुद्रगुप्त को। अगला है गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आने के लिए आक्रमण दिया था, तो ये था कौन था, ये शायद स्कंदगुप्त था। स्कंदगुप्त वो व्यक्ति था जिनने भारत में हूणों को आने के लिए आक्रमण के लिए वो दिया था निमंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था, तो गुप्त राजवंश जो है ना कला और स्थापत्य के लिए बहुत फेमस था। ठीक है। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है आपको बताना है, तो गुप्तकालीन महाराष्ट्र के अजंता एलोरा क्रियाएँ हैं।
अजंता किला। एलोरा तो आपकी शायद चोल की है। नेक्स्ट है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन है? तो गुप्तकालीन समय पे ही नालंदा बिहार में विश्वविद्यालय स्थापना की गई थी। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? तो भू राजस्व में उपज का छठा भाग यानी 1/6 भाग लेते थे। अगर आप मान लीजिए 6 भाग आपको मिला है तो 1 भाग गुप्तकालीन में राजस्व में ले लेते कर के रूप में। अगला है नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो नगरों का जो क्रमिक पतन हुआ है ना, गुप्त काल में ही नगरों का क्रमिक पतन हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम और अनुदान दिया था? तो गुप्त वंश के शासकों ने ही मंदिरों और ब्राह्मणों को अनुदान दिया था। अगला है दिल्ली के मेहरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित लौह स्तंभ किसकी है? तो मेहरौली का जो दिल्ली में स्तंभ है ना, ये चंद्र का है। ठीक है, चलो चंद्र की स्मृति बनाया गया। अगला है कालिदास द्वारा रचित या कालिदास की जो पहली रचना है मालविकाग्निमित्र। याद रखना, मालविकाग्निमित्र कालिदास की पहली रचना है। और ये नाटक का नायक कौन था? तो अग्निमित्र था। देखो अग्निमित्र और मालविका, राजकुमार और रानी की ये कहानी है, जो प्रेम कहानी जो कालिदास ने रचना की थी। ठीक है, मालविकाग्निमित्र। अगला है कि समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उनके किस अभिलेख में मिला? तो सैनिक उपलब्धियों को जो वर्णन मिला है ना, प्रयागराज के अभिलेख में मिला है समुद्रगुप्त के। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी की थी? तो स्त्री और पुरुष जो बराबरी थी ना, गुप्त काल में थी, भारत का स्वर्णिम युग। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? तो हूणों के आक्रमण से गुप्त वंश ही अत्यंत विचलित हुआ था। कौन? गुप्त वंश हूणों के आक्रमण से विचलित हुआ था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है? तो मालविकाग्निमित्र इनकी पहली रचना है, अभिज्ञान शाकुंतलम भी इनकी है, विक्रमोर्वशीय भी है, लेकिन जानकी हरण इनकी नहीं है। ठीक है। अगला है कि मालती माधव के लेखक थे। तो मालती माधव के लेखक भवभूत थे। ठीक। निम्नलिखित में से कौन नवीनतम समझा जा सकता है? तो इनमें से सबसे नवीनतम है क्रो मैग्नन मानव। सबसे नवीनतम मानव जो आजकल है तो क्रो मैग्नन मानव इनमें से। इतिहास के पिता यानी फादर ऑफ हिस्ट्री कहा किसे कहा जाता था? हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। अगला है कि प्राचीन नगर जो तक्षशिला है किसके बीच स्थित है? तो प्राचीन नगर जो तक्षशिला है ना, ये सिंधु और झेलम के बीच स्थित है। निम्नलिखित में से अंग्रेजों से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? तो एक अंग्रेज था चार्ल्स विल्किंस, जिनने भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। बोरोबुदुर किसका स्थल है? तो बोरोबुदुर किसका स्थल है आपको ये बताना है। तो बोरोबुदर जो है ना, ये एक जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक बृहद स्तूप बना है, बोरोबुदुर उसको बोलते हैं। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किसकी चाल्कोलिथिस एज कहा जाता है? तो चाल्कोलिथिस एज ताम्रपाषाण युग को ही चाल्कोलिथिस एज बोलते हैं, ताम्रपाषाण। अगला है स्वप्न वासनवदत्ता के लेखक कौन है? तो स्वप्न वासनवदत्ता के लेखक हैं भास। भास ने लिखा है। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय जो है बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है। उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मिलिंद पहुँ जो है ये स्रोत मौन है। ठीक है, कुछ नहीं बोला है। ठीक। तो ये थे हमारे टॉप 100 क्वेश्चन आज के एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारतीय इतिहास से जो बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। तो इन क्वेश्चनों को आप एक बार और भी अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर आप कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।